कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद दुकानों पर नाम और पहचान लिखने के योगी सरकार के फैसले का निषाद पार्टी के नेता है संजय निषाद, उन्होंने समर्थन कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में संजय निषाद कह रहे हैं हर एक प्रोप्राइटर को अपने सिस्टम को ओपन रखना चाहिए। घटना होने के बाद सब लोग छिपा देते हैं, इसीलिए हर एक प्रोप्राइटर को अपने सिस्टम को ओपन रखना चाहिए। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, अभिषेक उपाध्याय एबीपी न्यूज से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। ये जो अभी फैसला लिया गया है, कांवड़ में सब अपना नाम लिखेंगे दुकानदार, उसको लेके आरएलडी भी विरोध कर रही है कि ये उचित नहीं है, इस तरह का बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो आपकी एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया चाहिए मुझे बतौर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? इस पर हमारा कहना है कि किस परिस्थितियों में फैसला लिया गया है, जब तक हम उस लोगों के बारे में जाने नहीं तो उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक प्रोप्राइटर को अपने सिस्टम को ओपन रखना चाहिए कि इसका प्रोप्राइटर कौन है। हाँ, हाँ। एक घटना होने के बाद सारे लोग उस बात है कि सरकार जो है उसको ध्यान में नहीं रखी जो है, इसलिए उसको हमारा मानना है कि हर एक व्यक्ति को अपने प्रोप्राइटर को रखना चाहिए। अच्छा। मैं फ्लाइट में हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ओके। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ में, और साथ ही आप देख रहे हैं सनुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। अभिषेक का पहले रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपने बात की है संजय निषाद से, मतलब जिस तरीके से खुलकर आरएलडी योगी सरकार के फैसले के खिलाफ, उसी तरीके से एक और सहयोगी एनडीए का निषाद पार्टी संजय निषाद योगी सरकार के फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल रोमाना, देखिए, और ये बहुत ही दिलचस्प हो गया है कि एक फैसला योगी सरकार ने लिया है और पार्टी और सहयोगियों के भीतर ही अलग अलग तरह के सुर सामने आ रहे हैं। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि अपनी पहचान जो प्रोप्राइटर हैं उनको जानकारी को क्लियर रखना ही चाहिए। कोई घटना हो जाएगा तो वो मुँह छुपाएंगे, उसके बाद फिर चीज़ों को सामने नहीं ले आया जाएगा। आरएलडी का अपना स्टैंड है। तो इस तरह के अलग अलग राय इस पर सामने आ रहे हैं, और बड़ी बात ये है कि ये मुद्दा लगातार सियासी शक्ल लेता जा रहा है। इसमें विपक्षी पार्टियां भी ऑलरेडी इसमें एंट्री कर चुकी हैं। सरकार के अपने सहयोगियों की भी अलग राय, कुछ की साथ में कुछ की अलग राय सामने आ गई, और इसमें एडिशन होना है। रोमाना, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर में जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसकी भी प्रतिक्रिया आएगी, अपना दल की भी आएगी, ये सब आएगी। क्योंकि ये मामला बात वही जो मैंने आपसे सुबह कहा था कि पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात इस समय यूपी में एक कहानी चल रही है, ये उसी का एक तीर है, और उस तीर के इर्द गिर्द जो प्रतिक्रियाओं के अलग अलग छोटे छोटे तीर हैं वो जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बात सहयोगियों की हुई। वहीं अगर विरोधियों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है 24 चुनाव में जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया और पूरा का पूरा धार विपक्ष की तरफ से यही कहकर घेराबंदी मोदी सरकार की गई कि साहब ये गैर संवैधानिक, सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अब योगी सरकार का ये फैसला, और ऐसे में अभिषेक उपाध्याय सीधे सीधे जो विपक्षी है वो इस फैसले को गैर संवैधानिक करार देकर ही योगी सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, बिल्कुल, देखिए, मेरे साथ वीरेश पांडे हैं। इनकी बात हुई विपक्षी पार्टियों, समाजवादी पार्टी से इनकी बात हुई है, और जिस तरह समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, वीरेश बेहतर नहीं, वीरेश आपकी बात हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो इस कांवड़ में नाम जाहिर करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क क्या सबसे बड़ा? देखिए, उनका यह कहना है कि ये जो सरकार है वो लगातार अपने फैसले कर रही है और फैसले बदल रही है, इस फैसले को भी बदलेगी। फैसले को बदलेगी, ये उनकी भविष्यवाणी है। उनकी भविष्यवाणी है, उसका वो उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तक ये चौथा फैसला है। एक फैसला सबसे पहला 4 जून के बाद होता है, वो फैसला होता है। हम इस फैसले बात करते हैं, इस फैसले से उनका रीजन क्या है, क्या तर्क दिया जा रहा है? क्योंकि ये फैसला तो एकदम से, इससे तो चीजें पोलराइज भी होंगी। देखिए, पोलराइज होंगी, लेकिन उनका जो MY समीकरण है, अगर वो न बोलेंगे, अगर वो
वो इसका विरोध नहीं करेंगे, जैसा कि कल उनके नेताओं ने विरोध किया और आज भी कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो उनका जो एम समीकरण है, एम, वो कहां जाएगा? अगर वो इसला करके पॉलिटिकल टर्न लिया, इधर से भी पॉलिटिकल, उधर से पॉलिटिकल, पूरी तरीके से पॉलिटिकल टर्न है। और आरएलडी ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद से अभी मेरी निषाद पार्टी मेरी भी उनसे बात हुई, निषाद पार्टी, उन्होंने तो खैर समर्थन किया, संजय साथ से मेरी बात हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के अहम बात यही है रोमाना, जो वीरेश बता रहे हैं कि विपक्ष भी इस पे जोर शोर से अड़ा हुआ है, वो भी इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। और जो 2024 में नतीजे आए हैं उसके बाद ये भी क्लियर हो गया है कि किस तरह से विपक्ष कुछ मुद्दों बात को हमें पकड़ना चाहिए अभिषेक उपाध्याय, गैर संवैधानिक, क्योंकि ये पूरा 24 चुनाव कहीं ना कहीं संविधान को खतरा, संविधान बदल देंगे, इसी के इर्द गिर्द बुना गया। और अब ये योगी सरकार का फैसला और विपक्ष का इस फैसले पर आक्रामक होकर हमला बोलना, यही कहते हुए कि साहब ये फैसला गैर संवैधानिक है, तो मतलब ये बात यहां से जो शुरू हुई है ये अभी दूर तक जाएगी। और इस बीच आपको बता दूं, प्रतिक्रिया जो है वो बीएसपी की तरफ से भी सामने आई है। बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने नेम प्लेट के फैसले पर पोस्ट कर सवाल उठा दिया है। लिखती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। देखिए, वही शब्द जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मायावती ने भी उसका इस्तेमाल कर दिया है, असंवैधानिक। यही वो सबसे बड़ा हथियार है जो अब विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने के लिए। आगे मायावती लिखती है, धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। तो सीधे सीधे असंवैधानिक विपक्ष की तरफ से सरकार के इस फैसले को करार दिया जा रहा है। वहीं सरकार सीधे सीधे इसे कावड़ की पवित्रता, शुचिता से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने तक से जोड़कर अपने तर्क सामने कर रही है। लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर इसका असर क्या देखने के लिए मिल रहा है? चलिए मुजफ्फरनगर आपको लेकर चलते हैं। सनोज हमारे साथ मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए सनोज, और आसपास के लोगों से बात कीजिए। इस फैसले को वो किस रूप में देख रहे हैं? ठीक है, देखिए, इस फैसले के जहां तक असर की बात है तो असर आप ये देख लीजिए कि ये देखिए लगातार यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके सबके बोर्ड बदले हुए हैं। पहले देखिए अनमोल फ्रूट आइसक्रीम यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन अब लिखना पड़ा है प्रोपराइटर मोहम्मद जुबैर। ठीक ऐसा ही बराबर में है नीलम स्वीट्स है, और उसके आगे लिखना पड़ रहा है प्रोपराइटर फजल अहमद, जो सरकार का आदेश था। और कुछ इसी तरीके का जो आदेश है वो देखिए कि अनमोल ड्रिंक वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखना पड़ा है मोहम्मद कमर आलम। तो तमाम पूरे मुजफ्फरनगर की जो दुकानें हैं उन पर इसी तरीके के जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं वो इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। सियासी घमासान भी चल रहा है, सियासी तापमान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बढ़ा हुआ है। तापमान गर्मी का बढ़ा, लेकिन सियासी तापमान उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिनके यहाँ बोर्ड लगाए गए, नाम बदले, उन्हीं से बात कर ले। तो क्या नाम है सर आपका? फजल अहमद। अच्छा फजल भाई, आपको भी बोर्ड बदलना पड़ा? जी। अच्छा, किसका फरमान था, किसने कहा? ये पुलिस वालों ने कहा था अगर। अच्छा जी। अच्छा, क्या आके कह गए थे आप? के बोर्ड लगवाना, अपना प्रोपराइटर का बड़ा बड़ा करके लगाना है, ये बताया था। अच्छा, देख रहे हैं कि सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। गुस्से में है कि लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं तो बोर्ड लगा। हाँ जी, बस पुलिस का तो आदेश मानना पड़ेगा जी, जो भी है। जी। लेकिन आपको नहीं लगता इससे दिलों में दूरियां बढ़ेंगी? जी, बढ़ रही है जी, सही बात है। रोजगार पे कोई असर पड़ा? नहीं, रोजगार पे तो कोई असर नहीं है जी। अच्छा, लेकिन लोग देख रहे हैं कि सब दुकान की तरफ आपके देख के तो जा रहे हैं। हाँ जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि रोजगार पे तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ तमाम ऐसी दुकानें हैं। देखिए, ये ज्यादातर जो मिठाइयों की दुकानें हैं, लस्सी की दुकानें हैं, डेयरी हैं, डेयरी संचालक हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे ये बता दीजिए, आपने भी अपनी दुकान का बोर्ड बदल दिया है, देख रहा हूँ मैं, और लोग जा रहे हैं आपके बोर्ड की तरफ देखते जा रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन पहले पुलिस आई थी, उन्होंने बदलवाया है कह के। और ये जो है हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है, हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। इससे नुकसान होगा हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, बस वही तो। अच्छा, लग रहा दिक्कत आपकी जबान पे भी और चेहरे पे भी नजर। हाँ, दिक्कत होगी हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, सबको दिक्कत आवेगी इससे। और ये सरकार की हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। बस तो क्या करा जाए फिर ऐसे में? आप तो योगी सरकार ने उनकी आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं और वो इसको इस रूप में देख रही हैं कि साहब ये जो फैसला है सरकार का फैसला है, तो सरकार का फैसला मानना तो पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात का डर है कि इससे समाज के अंदर हिंदू और मुसलमान उनके बीच जो बंटवारा है वो बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही हालांकि अब उत्तराखंड के हरिद्वार में
कावड़ मेले के दौरान प्रशासन ने लगभग ऐसा ही एक आदेश जारी कर दिया है। हरिद्वार में सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों के मालिकों और इनमें काम करने वालों का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कावड़ मेले के दौरान विवाद से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक कावड़ मेले के दौरान अस्थायी ढाबों और होटल के मालिकों और खाना परोसने वाले गैर हिंदू होते हैं। ऐसे में कई बार विवाद की नौबत आ जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जब जब हम लोग की मीटिंग होती हैं उसमें जो तय होता है उसी आधार पे दोनों स्टेट्स में हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं। दूसरी चीज़ पे ये सारी व्यवस्थाएं जो लोगों को दिखे, जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको पता चले कि किसके वहाँ पे खाना खा रहे हैं। लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों, होटल्स, ढाबों, ठेलों पर पहचान लिखने के आदेश के बाद सियासत तेज है। बीजेपी आदेश को सही ठहरा रही है। कांग्रेस ने फरमान पर सवाल उठा दिया है। बहुत ही सराहनीय पहल हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। इससे जो रहेगा लाइसेंस सबके पास, तो रेडी पटरी में जो फल सब्जी वाले होते हैं उनमें भी जो मिलावट का काम करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी को खराब करने का काम करते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक रोक लगेगी, क्योंकि जब लाइसेंस बनता है तो पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ही बनता है। तो इन सब चीज़ों में भी कमी आएगी और निश्चित तौर पर ये जो पहल है इससे काफ़ी लाभ हमारे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। सरकारें भूल रही हैं कि ये देश प्यार मोहब्बत का देश है, ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। ये इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कावड़ यात्रियों की तबीयत खराब होती है, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है और सामने मुस्लिम अगर डॉक्टर होगा, सामने अगर रक्त देने वाला मुस्लिम होगा, तो क्या वो इलाज नहीं कराएंगे? क्या वो रक्त नहीं चढ़ाएंगे? और आज तो सारे टेक्निकल काम हमारे अल्पसंख्यक बंधु करते हैं। क्या हम अपने घर नहीं बनवाएंगे? क्या हम अपनी सेविंग और बाल नहीं कटवाएंगे? क्या हम अपने कपड़े नहीं सिलवाएंगे? या अन्य काम नहीं करेंगे? हम किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर मचे घमासान को सुलझाने के लिए अब आरएसएस की एंट्री होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं। लखनऊ में कल और परसों मतलब 20 और 21 जुलाई को आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। ये बैठक जो है वो आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, वो इसमें शिरकत करेंगे आरएसएस की तरफ से। बैठक में सरकार और संगठन के सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में रहेंगे। इस बैठक को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा भी टल गया है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक के लिए 5 बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के लिए कह दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को लखनऊ में रहने को कहा गया है। इस बैठक में शिरकत करने के लिए कहा गया है। 20-21 जुलाई को ये बैठक है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, जो सियासी घमासान उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या इस बैठक से समाधान निकल सकता है अभिषेक? रोमाना, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखिए सबसे अहम बात जो भी आप जिक्र कर रही थी कि 5 बड़े चेहरे हैं, वीरेश मेरे साथ है, उनको कह दिया गया है कि वो लखनऊ नहीं छोड़ेंगे और आरएसएस बैठक कर रहा हो। वीरेश, बैठक उस समय हो रही है जब प्रधानमंत्री और एचएम से भूपेंद्र चौधरी मिल चुके हैं, तो ये बैठक एक निर्णायक शक्ल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अरुण कुमार लेंगे। अरुण कुमार संघ और बीजेपी के समन्वय करने के लिए रखे गए हैं और ये बीजेपी की यूपी की कोर टीम है।
यही 5 कोर टीम के मेंबर हैं, इसलिए इन्हें शहर नहीं छोड़ने का आदेश हुआ है। महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी कोर ग्रुप के मेंबर हैं, इसलिए इन 5 कोर ग्रुप की जो यूपी भाजपा के भाग्य विधाता हैं, उनके साथ उनके मातृ संगठन के समन्वयकर्ता की ये बैठक है। मैं और ऐड कर दूं रोमाना, आपको एक चीज और ऐड कर दूं कि बाकायदा ये जो मुलाकातें हुई हैं पीएम के साथ में, एचएम के साथ में, भूपेंद्र चौधरी की, केशव मौर्य की मुलाकात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में, उसके बाद कुछ चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं कि मेन इश्यूज क्या हैं, पिन पॉइंट डिस्कशन होगा उन इशू पर। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब इस जो बैठक होने जा रही है इसका बाकायदा एजेंडा क्लियर है, उन एजेंडों पर बातचीत होगी। रोमाना और क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं को ही बुलाया गया है, तो कुल मिलाकर जो स्टेटस को है क्या वही बना रहे, इसी को लेकर सहमति बनाने की इन 5 के बीच कोशिश की जाएगी? दो चीजें हैं रोमाना, चूंकि वीरेश भी हमारे साथ है। वीरेश, इंपॉर्टेंस ये भी है कि केशव मौर्य जा रहे थे आज प्रयागराज, उनको रोक दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये 2 दिन की जो बैठक है इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इमर्ज होगा, इसकी पूरी संभावना है। देखिए, जब से रिजल्ट निकला है लगातार दिल्ली और लखनऊ की दूरियां कम हुई हैं। इन लोगों को तलब किया गया है, पूछा है कि भाई ऐसा बंटाधार क्यों हुआ है। सब स्टेक होल्डर हैं, सब ये दावा कर रहे थे चुनाव से पहले अभिषेक कि हम तो 75 पाएंगे, 76 पाएंगे। आरएसएस चूंकि इन्वॉल्व है, अरुण कुमार खुद आ रहे हैं, तो आरएसएस की बैठक का मतलब है कि मामले को एक डायरेक्शन की ओर ले जाने की कवायद है, और वो सदा 2 दिन बाद कुछ दिखे हमको डायरेक्शन। ठीक है, फैसला होगा, फैसला ठीक है। फैसला इसलिए होगा कि सबने अपनी बात रख दी। देखिए, जो अहम बात यही है, चलिए 2 दिन का इंतजार कर लेते हैं। 20 और 21 जुलाई यही तो वो तारीखें हैं, और ऐसे में इस बैठक के बाद क्या तस्वीर साफ होती है, फैसला हो जाता है, नहीं होता है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी इस बैठक के बाद भी। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, एयरलाइंस सेवा देने वाली 3 एयरलाइंस कंपनी के सर्वर में बड़ी तकनीकी दिक्कत आई है, जिसकी वजह से दुनिया के कई एयरपोर्ट पर वेब चेक इन में दिक्कत हो रही है, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली समेत और देश के कई एयरपोर्ट बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, इंडिगो अकासा के सर्वर में प्रॉब्लम है, जहां वेब चेक इन करने में लोगों को दिक्कत सामने आ रही है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, किस तरीके की ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है और कब तक ठीक हो सकती है, इस बारे में भी अगर कुछ डिटेल्स हो तो शेयर कीजिए। मृत्युंजय, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए, ये बड़ा मसला है जहां कई यात्री वेब चेक इन करने के लिए समय लेकर के चलते हैं और उन्हें पता होता है कि वो जल्दी से एयरपोर्ट पर जाएंगे और अपनी फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन वेब चेकिंग ना हो पाने की एक समस्या सर्वर की वजह से आ रही है। 3 एयरलाइंस ऐसी हैं जिनके लिए अभी वेब चेकिंग फैसिलिटी मुश्किल में चल रही है, इंडिगो भी इसमें है, और यहां पर दुनिया के कई एयरपोर्ट पर ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर वेब चेक करना मुश्किल हो गया है, स्पाइस जेट के सर्वर में भी दिक्कत है। बड़ी बात यह है कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी कई ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त एयरलाइंस कंपनी के लिए वेब चेक इन करना बहुत मुश्किल है, सर्वर में समस्या बताई जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नीट कांड के आरोपियों से पूछताछ जारी है। घटना में पटना में आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध यूनिट लेकर पहुंची सीबीआई और कैमरे से मुंह छिपाते हुए सभी आरोपी दिखे। कल पटना से गिरफ्तार हुए थे 4 छात्र, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आर्थिक अपराध यूनिट लेकर के पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। बिल्कुल, तो देखिए, नीट पर हर दिन अपडेट आ रहा है, और हर दिन बदलते अपडेट के बीच जो ताज़ा अपडेट वो ये है कि पटना में आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। आर्थिक अपराध जो यूनिट है उसे लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, और यहां पर जो आरोपी हैं वो कैमरे से मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरलाइंस सेवा देने वाली 3 एयरलाइंस कंपनी के सर्वर में बड़ी तकनीकी की खबर मिल रही है, और इस वजह से दुनिया के कई एयरपोर्ट पर लोगों को वेब चेक इन करने में दिक्कत आ रही है, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली सहित देश के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर सफर करने वाले लोगों को ध्यान में रखना होगा, समय से पहले निकलना होगा, क्योंकि वेब चेकिंग की फैसिलिटी सर्वर ठप होने की वजह से इन 3 एयरलाइंस के लिए अभी बाधित चल रही है। भारत में कई कंपनी के सर्वर इस वक्त ठप बताए जा रहे हैं, समस्या देखी जा रही है, और इस वजह से लोग वेब चेक इन नहीं कर सकते हैं। दुनिया के कई एयरपोर्ट पर यह प्रॉब्लम देखी गई है, सर्वर की परेशानी सामने आई है, और यह परेशानी ग्लोबल है। इंडिया में इसका इंपैक्ट क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सूरज, जरा बताएं कि किस तरीके की जानकारी मिल रही है, अगर दुनिया के कई एयरपोर्ट पर इसका असर है, इंडिया में इसके क्या इंपैक्ट को देखा जा रहा है?
सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, उनसे संपर्क करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया के कई सर्वर में दिक्कत आ रही है। इंडिया के इंपैक्ट की बात करें तो कौन कौन सी एयरलाइंस और क्या डिटेल्स हैं? सूरज जी बिल्कुल, देखिए माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, उसमें टेक्निकल ग्लिच आया है और इसकी वजह से तमाम एयरलाइन सर्विसेज हैं उस पर इसका इफेक्ट पड़ा है। स्पाइसजेट ने भी ट्वीट करके इनकन्वीनियंस को लेकर अपने यात्रियों को अलर्ट किया है। इंडिगो ने भी अपने यात्रियों को अलर्ट किया है। तो जो तमाम एयरलाइंस है एक के बाद एक जिसको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, वो तमाम लोग ट्वीट करके अपने यात्रियों को अलर्ट कर रहे हैं कि इस वजह से दिक्कत आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट में टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं जिसके चलते कई फ्लाइट्स है जो ऑपरेशनल जो चीजें हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके हिसाब से वो अपने घर से बाहर निकले और उस प्रेशर से, उस माइंडसेट से बाहर निकले क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब फिलहाल अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट पे लोगों को हो रही दिक्कतें। सूरज, कितने वक्त से ये दिक्कत आ रही है, कितना वक्त हो गया और कितना वक्त और लगेगा ठीक होने में, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए करीब 1 से 1.5 घंटे से समस्या आ रही है। एयरलाइंस ने 12 बजे से ही लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी है। सूरज आप बने हुए हैं, लेकिन मृत्युंजय से जानकारी लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और जो भी बड़े एयरपोर्ट का नाम लीजिए, वेब चेक इन की जहां फैसिलिटी है वो इस वक्त ठप चल रही है। इंडिया में इसकी क्या इम्पैक्ट है, कैसी कैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके पास क्या जानकारी है मृत्युंजय? देखिए ये जो तकनीकी दिक्कत है ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये तकनीकी दिक्कत आई है। सुबह 10 भारत के समय के अनुसार सुबह 40 पर पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है, इसकी वजह से दिक्कत आई है। अब इसमें जो एयरलाइन कंपनियां हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के गो नाउ प्रणाली जो एक ऐप, उस गो नाउ सिस्टम का उपयोग करती हैं चेक इन करने के लिए। 3 प्रमुख एयरलाइन भारत की, जिसमें आकाशा एयरलाइन, स्पाइसजेट और इंडिगो, ये 3 एयरलाइन है जो गो नाउ प्रणाली का उपयोग करती हैं, लेकिन उसका जो माइक्रोसॉफ्ट है वो उसका मेन सर्वर होता है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट की भी आई है, उसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय और सूरज, आप दोनों ही नजर बनाए रखे, इस बड़ी खबर पर हमारी भी लगातार नजर बनी हुई है।